हेलो एवरीवन। जो हम लोग थर्ड ईयर की यूनिट स्टडी कर रहे थे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स फाइंड आउट करना सीखा था कि किसी भी कंपाउंड में हमें प्रोटॉन के कितने सिग्नल मिलेंगे। ये सब हम उस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो सिग्नल हमें मिल रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स की पोजीशंस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब हमें इस लेक्चर में सीखना है। जो एनएमआर स्केल हम यूज करते हैं जनरली, वो हम यूज करते हैं डेल्टा स्केल। डेल्टा स्केल में हम जो भी प्रोटॉन के सिग्नल हमें मिल रहे हैं उनको टीएमएस के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। टीएमएस टेट्रामिथाइल सिलेन जो होता है वो एज ए रेफरेंस कंपाउंड, संदर्भ यौगिक के रूप में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होता है। टीएमएस क्या होता है, इसकी फर्दर डिटेल स्टडी हम इसी लेक्चर में करेंगे। जो डेल्टा है वो क्या, एक विमाहीन इकाई है। मीन्स कि डेल्टा की जो वैल्यू है वो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। कि आप किसी भी फ्रीक्वेंसी का इंस्ट्रूमेंट यूज कीजिए, आपको डेल्टा की वैल्यू एक पर्टिकुलर प्रोटॉन के लिए सभी इंस्ट्रूमेंट में सेम मिलती है। अब बात आती है कि हमें डेल्टा स्केल की नीड क्यों पड़ी। हमने डायरेक्ट हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज को हर्ट्ज में रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया। तो होता क्या है कि जब आप डिफरेंट एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं तो आपको एक ही पर्टिकुलर प्रोटॉन की ही सिग्नल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं। जैसे कि हम एक बार के लिए मैथिल का एग्जाम्पल लें, तो जब आप मैथिल प्रोटॉन को एक बार 60 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे स्टडी करते हैं और एक बार 100 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे स्टडी करते हैं, तो आपको दोनों ही कंडीशन में मिथाइल का जो प्रोटॉन है उसके सिग्नल डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे मिलते हैं। तो इस तरह से एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमें। तो उसको दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस स्केल यूज किया जिसे हम डेल्टा स्केल कहते हैं। और डेल्टा स्केल में जो आप सिग्नल की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं वो हर्ट्ज में रिप्रेजेंट नहीं करके आप किस में करते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है वो वैल्यूज़ को, वो किसकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करता है, वो डेल्टा में डायरेक्ट वैल्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। वो किसको रिकॉर्ड करता है, वो रिकॉर्ड करता है आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज होता है या जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है उसी को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिकॉर्ड करता है। और उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है किस में, डेल्टा में या पीपीएम में उसकी वैल्यू को कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो आपको यहाँ रेड बॉक्स में दिख रहे होंगे, दो फॉर्मूले, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड के लिए और एक आपका फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ पे एच मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है और म्यू फ्रीक्वेंसी को, एस बता रहा है आपके सैंपल को रिप्रेजेंट कर रहा है और आर कर रहा है आपके रेफरेंस या संदर्भ यौगिक जो कि क्या होता है, टीएमएस को। तो इस फॉर्मूले में पुट करके आप उनकी वैल्यूज को डेल्टा में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब डेल्टा के साथ एक और स्केल यूज किया जाता है जिसे हम टो स्केल कहते हैं। तो टो स्केल भी ऑलमोस्ट डेल्टा स्केल के ही सिमिलर होता है। इसमें भी वही नंबर्स ही होते हैं, बस इसमें ये है कि इसकी वैल्यूज अपोजिट होती हैं। मीन्स जहाँ पे डेल्टा वैल्यू आएगी 0, वहाँ पे वही वैल्यू टो में कितने पे रिप्रेजेंट होगी, 10 पे रिप्रेजेंट होगी। तो इसे हम आगे भी एक डायग्राम से फर्दर समझ लेंगे। अब जो ये वैल्यूज फाइंड आउट करना है इसको हम यहाँ दो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन अगर करना चाहें तो ये देखिए आप, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें कहा गया है कि कोई प्रोटॉन है और वो क्या कर रहा है, 100 मेगाहर्ट्ज के एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर सिग्नल कहाँ देता है, 200 हर्ट्ज पर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए इंस्ट्रूमेंट कितने का है, मेगाहर्ट्ज में वर्क कर रहा है और सिग्नल किस में मिल रहा है आपको, हर्ट्ज में मिल रहा है। तो इसकी आपके डेल्टा वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जो बात आती है कि यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, उसमें हमें म्यू एस मीन्स सैंपल या प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी रखनी है और म्यू आर मीन्स रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी रखनी है। अब म्यू आर जो है मीन्स जो टीएमएस की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी जितनी आपकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की है
उतने पे ही टीएमएस अपनी फ्रीक्वेंसी शो करता है, सिग्नल उसी पे वो शो करेगा। मीन्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी इंस्ट्रूमेंट की 100 मेगाहर्ट्ज, तो टीएमएस का सिग्नल भी हमें कितने पे मिलेगा 100 मेगाहर्ट्ज पे ही मिलेगा। अब इस टीएमएस के रिस्पेक्ट में आप अदर प्रोटॉन्स को शो करते हैं। मीन्स 100 मेगाहर्ट्ज तो हर प्रोटॉन में है ही, वो तो टीएमएस का है और वो इंस्ट्रूमेंट का है, और वो बाकी जो भी आप प्रोटॉन स्टडी करेंगे उनमें भी 100 मेगाहर्ट्ज तो उसकी वैल्यू है ही। अब उससे ज़्यादा वो टीएमएस से कितना डिफरेंस शो करता है। केमिकल शिफ्ट क्या होता है, टीएमएस के रेस्पेक्ट में जो आपका सिग्नल आ रहा है उसका डिफरेंस होता है। तो 100 मेगाहर्ट्ज तो उस सिग्नल में भी है, और साथ में वो कितना डिफरेंस शो कर रहा है 200 हर्ट्ज का डिफरेंस और शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको स्काई ब्लू बॉक्स में आप देखिए म्यू आर जो टीएमएस का रेफरेंस का फ्रीक्वेंसी वो हमने कितनी ही ली है 100 मेगाहर्ट्ज, और उसको हमने ऑलमोस्ट किसके इक्वल मान लिया है 0। एक्चुअल में वो 0 नहीं है, हम सिर्फ यहाँ कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक बार के लिए 0 मान रहे हैं। दूसरा जो म्यू एस है उसकी वैल्यू फिर क्या होगी, उसमें देखिए आप 200 हर्ट्ज तो हमें क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है 100 मेगाहर्ट्ज प्लस 200 हर्ट्ज उसकी वैल्यू होगी। 100 मेगाहर्ट्ज तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, वो तो इंस्ट्रूमेंट की है तो वो तो है ही, ठीक है। तो अब उसको हमें क्या निकालना है, आप देखिए फॉर्मूले में ऊपर डिफरेंस निकालना है म्यू एस और म्यू आर का। तो आप चाहें तो 200 हर्ट्ज को पहले मेगाहर्ट्ज में कन्वर्ट कीजिए, फिर डिफरेंस निकाल लीजिए। चाहे आप इसको एक बार के लिए नेग्लिजिबल कर दीजिए 100 मेगाहर्ट्ज को, और फिर डिफरेंस निकाल लीजिए। दोनों ही कंडीशन में आपको ये डिफरेंस कितना आएगा 200 हर्ट्ज ही आता है। तो यहाँ पे इनका डिफरेंस तो कितना आ गया आपका 200 हर्ट्ज। अब नीचे देखिए आपने जो ऑब्लिक में म्यू आर की वैल्यू लिखी है वहाँ आपने 0 नहीं लिखी, क्योंकि वो 0 आप लिख भी नहीं सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी या रेफरेंस की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में 0 है नहीं, वो कितनी है आपकी 100 मेगाहर्ट्ज है। तो नीचे आपने 100 मेगाहर्ट्ज ही लिखा है, लेकिन ऊपर 0 क्यों माना था कि ऊपर हमें डिफरेंस निकालना है, हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं लिखनी वहाँ पे, हमें क्या निकालना था डिफरेंस निकालना। तो हम किसी भी तरीके से निकाले वो आता 200 हर्ट्ज ही। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार हमने उसको 0 मान लिया था। अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी वो कितनी बताई गई है 60 मेगाहर्ट्ज, और जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है 180 हर्ट्ज में मिल रहा है। तो सिमिलर चीज़ यहाँ पे होगी, म्यू आर कितना हो जाएगा 60 मेगाहर्ट्ज 100 की जगह, और उसको हम क्या मान लेंगे एक बार 0। तो डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 180 हर्ट्ज का, और नीचे हम जब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे म्यू आर सैम्पल की उसकी रेफरेंस की, तो कितनी हो जाएगी आपकी 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और जब इन वैल्यूज़ को आप पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेल्टा में पीपीएम में आपको वैल्यूज मिल जाती हैं। तो ये दो एग्जाम्पल थे, इसी तरह आप अदर एग्जाम्पल्स करके इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अब जो ये डेल्टा और फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, इसको एक बार अगर हम इस डायग्राम से समझें तो आप इसमें देखिए कि नीचे जो वैल्यूज आपको शो की गई हैं वो की गई 100 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट के लिए, और ऊपर जो की गई हैं वो की गई हैं 60 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट के लिए। अब नीचे वाली आप में देखिए इसमें 2 रो आपको दिख रही होंगी, ऊपर वाली रो में आपको वैल्यू दिख रही होंगी 100, 200, 300, जो कि किसमें हर्ट्ज में वैल्यूज है फ्रीक्वेंसी की, और नीचे वाली रो में आपको दिख रही होंगी 0, 1, 2, 3, जो कि किसकी वैल्यू है डेल्टा की पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन। तो जहाँ पे 100 आ रहा है वहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या है 1, जहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी को क्या मान लिया 0 मान लिया, जो कि 0 है नहीं, कितनी है इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी के बराबर, वहाँ पे डेल्टा कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसी तरह जब आप 60 वाले में देखेंगे तो आपको ऊपर वैल्यूज़ दिख रही हैं हर्ट्ज में, जो कि 0, 60, 120 हैं, और नीचे वैल्यू दिख रही है डेल्टा में 0, 1, 2। तो आप देख रहे हैं डेल्टा स्केल तो नीचे वाले में भी सिमिलर है और ऊपर वाले में इसकी वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का स्केल दोनों में क्या है डिफरेंट है। उसमें फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या आ रहा है 60, 120, 180, और नीचे वाले में क्या आ रहा है 100, 200, 300। तो इस तरह से जब आप फ्रीक्वेंसी में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आ जाएगी प्रोटॉन की सिग्नल की वैल्यूज डिफरेंट हमें मिलती हैं। लेकिन जब आप डेल्टा स्केल लेते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको एनएमआर सिग्नल क्या मिलता है सिमिलर मिलता है। जैसे अगर मिथाइल वहाँ पे शो करता 60 पे अपना सिग्नल, तो 100 वाले में शो करता है वो 100 मेगाहर्ट्ज में, और दोनों ही में 100 हर्ट्ज पे,
और दोनों में हमें डेल्टा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो अब हमारी वो प्रॉब्लम कि अलग इंस्ट्रूमेंट लेने पर सिग्नल अलग मिलेगा सॉल्व हो जाती है जब हम क्या यूज करते हैं, डेल्टा स्केल यूज करते हैं। तो इसीलिए हम वैल्यूज को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल्टा स्केल पे रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि जो आप वैल्यूज का स्केल तो आपका डिसाइड हो गया, अब आप इसमें जो भी आप स्पेक्ट्रा ले रहे हैं उसके प्रोटॉन की वैल्यूज को रिप्रेजेंट कीजिए। तो उसमें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अभी बताया हमने क्या लिया है, एक रेफरेंस जिसको हम क्या कहते हैं, TMS, और उसकी वैल्यू हम कितने पे मानते हैं, 0 पे डेल्टा स्केल में। तो जब अदर हम प्रोटॉन की स्टडी करेंगे तो वो इस TMS के रेस्पेक्ट में कहाँ पे शो करता है, जो TMS और सिग्नल के बीच का डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट या रासायनिक विस्थापन। और ये डिपेंड किस पे करता है कि उसकी डेल्टा वैल्यू कहाँ आएगी, ये डिपेंड करता है जिस प्रोटॉन के सिग्नल की हम स्टडी कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट क्या है, कि वो प्रोटॉन चारों तरफ उसके कैसे बॉन्ड बन रहे हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था जब हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना सीखा था। ठीक है, तो अब बात आती है कि जब आप किसी भी मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि प्रोटॉन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसके एनर्जी लेवल्स स्प्लिट हो जाते हैं और न्यूक्लियस के ट्रांजिशन के द्वारा हमें NMR सिग्नल मिलता है। अब ये बात है कि मॉलिक्यूल में प्रोटॉन के साथ साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। और जब कोई चार्ज पार्टिकल चक्रण करता है तो वो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। और ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपने जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड आपका है, उसकी डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट है, इसके बेस पे प्रोटॉन का क्या होता है, परिरक्षण या विपरिरक्षण होता है। तो परिरक्षण और विपरिरक्षण क्या होता है, इसे आप इस डायग्राम से एक बार समझिए। नीचे वाला डायग्राम आप देखिए जिसमें कि क्या है, परिरक्षण का जो दिखाया गया है, कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र है, मीन्स अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या आपका जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आप लगा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है। और जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है जो कि किसके द्वारा जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के चक्रण के कारण, उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। मीन्स ये दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जो आपके प्रोटॉन पे मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो उसका होगा, प्रोटॉन का प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र, उसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, कम हो गई प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र से। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, आपके प्रोटॉन का रक्षण कर रहा है, उसको क्या कर रहा है, शील्ड कर रहा है, किससे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से। तो इसे क्या कहते हैं हम, परिरक्षण। इसी तरह ऊपर वाला डायग्राम देखिए जो कि किसके लिए, विपरिरक्षण के लिए। किसमें क्या है आपका जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र या प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा, और इलेक्ट्रॉन के प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, सेम है, दोनों ऊपर की साइड डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में जो आपके प्रोटॉन पे प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र लगेगा उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और इसे कहते हैं हम प्रोटॉन का विपरिरक्षण। तो इस विपरिरक्षण और परिरक्षण के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन जो आपके प्रोटॉन के सिग्नल में शिफ्ट होगा उसी को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। और जब आप परिरक्षण होता है किसी प्रोटॉन का तो उसकी डेल्टा वैल्यू किधर की तरफ शिफ्ट होती है, 0 की तरफ, जिसे हम बोलते हैं उच्च क्षेत्र या अप फील्ड। और जब किसी प्रोटॉन का विपरिरक्षण होता है तो उसकी वैल्यू कहाँ शिफ्ट होती है, निम्न क्षेत्र या डाउन फील्ड की तरफ, मीन्स डेल्टा वैल्यू 10 की तरफ। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि उच्च क्षेत्र से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अप फील्ड है, इसका मतलब डेल्टा की वैल्यू हाई होनी चाहिए। जनरली ये कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है कि उच्च क्षेत्र मतलब डेल्टा ज़्यादा होगा। नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि उच्च क्षेत्र का मतलब है कि डेल्टा की वैल्यू किसकी तरफ शिफ्ट हो रही है, TMS की वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो रही है। अब वो TMS की वैल्यू अगर 0 पे है तो उच्च क्षेत्र भी किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, 0 की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
और टो में आप देख रहे होंगे कि TMS की वैल्यू किस पे आती है, 10 पे आती है। तो टो में उच्च क्षेत्र किसकी तरफ है, 10 की तरफ है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि उच्च क्षेत्र का मतलब है कि TMS की तरफ हमें सिग्नल मिलेगा, और TMS की डेल्टा वैल्यू हमें कितने पे मिलती है, 0 पे मिलती है। अब यह है कि जो टेट्रामिथाइलसिलेन है वो क्या होता है, और उसको ही हम एज ए रेफरेंस कंपाउंड NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों यूज करते हैं, कि और भी कंपाउंड्स थे, हमने TMS को ही क्यों चूज किया एज ए रेफरेंस कंपाउंड। तो उसके लिए कुछ TMS की प्रॉपर्टीज हैं जिनके कारण हम इसको एज ए रेफरेंस कंपाउंड NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूज करते हैं। तो इनमें जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये कैसा है, इनर्ट कंपाउंड है। मीन्स ये जो भी आप सैंपल लेंगे उसके साथ जल्दी से कोई रिएक्शन नहीं करता, तो ये हमारे सैंपल में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। सेकंड जो इसका है कि इसमें क्या मिलते हैं, 12 इक्विवेलेंट समतुल्य प्रोटॉन मिलते हैं। और आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जितने भी समतुल्य प्रोटॉन होते हैं वो सिमिलर एक ही सिग्नल शो करते हैं, और जितने ज़्यादा समतुल्य प्रोटॉन होंगे, जितने ज़्यादा एक जैसे प्रोटॉन होंगे, उनका हमें उतना ही क्लियर, उतना ही हाई इंटेंसिटी का सिग्नल मिलता है। तो हमें इजीली विजिबल एक पीक मिल जाती है, जिसको कि हम इजीली हम वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये TMS का सिग्नल है। नेक्स्ट ये है कि ये क्या होते हैं, इसके जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो हाईली शील्डेड, उच्च परिरक्षित होते हैं। और ये कैसे होता है, वोलेटाइल प्रॉपर्टी का होता है। तो जब आपका सैंपल का काम कंप्लीट हो गया, आपने स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया, तो आप चाहें तो TMS को सैंपल से इसको अलग भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, वोलेटाइल प्रॉपर्टी का है। और ये क्या होता है कि मोस्टली जितने भी आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें इजीली डिजोल्व हो जाता है, तो इसका हमें सॉल्यूशन बनाने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये थी TMS और हमारा NMR स्केल। TMS का जो है स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही होगी, इसमें आपको दिख रहा है कि 4 मिथाइल ग्रुप है, और इनमें कितने प्रोटॉन है, 12 इक्विवेलेंट प्रोटॉन। और 12 के 12 का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट सेम है कि सब किससे बॉन्ड बना रहे हैं, सिलिकॉन से बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हो गया हमारा NMR स्केल। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम डेल्टा वैल्यूज अलग डिफरेंट प्रोटॉन्स की कहाँ पे हमें मिलेंगी, डेल्टा वैल्यूज को कौन कौन फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल, ये सब अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।